कहानी का दूसरा भाग समझने के लिए पहला भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली नजर का प्यार तो बस किस्से कहानियों में होता है। दिग्विजय ने अपने ख्यालों को एक जोरदार झटका दिया और तभी उसे उस मासूम सी दिखने वाली आद्रिका ईरानी के साथ एक और भयंकर सा ख्याल भी आया, और वो था उसके पालतू चमगादड़ रोनो का ख्याल, जो अनायास नहीं था बल्कि उसके वजूद के साथ जुड़ा हुआ था। अब जो भी हो, फिलहाल अभी मैं ये ब्रेसलेट वापस करके आता हूँ। किसी की इतनी कीमती चीज ज्यादा देर तक अपने पास रखना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और फिर वो इसे यहाँ वहां ढूंढ ढूंढ कर परेशान भी हो रही होगी। दिग्विजय ने अपने मन को समझाया और दोबारा जाकर आईने में खुद को निहारा। अपने घने काले बालों को कंघे से सेट किया और खुद ही खुद पर इतराता हुआ घर से बाहर निकल गया। पास वाले बंगले का मेन गेट खोलकर उसने बंगले में प्रवेश किया और बगीचे से गुजरकर अंदर बरामदे में पहुंचकर अपने कपड़ों पर पड़ा पानी झाड़ा, क्योंकि बारिश अभी भी चालू थी। बंगले पास पास ही थे तो उसने छाता लाने की जहमत नहीं उठाई थी, या फिर यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि उसे आद्रिका के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहा। अब उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो वो उछलकर सीने से बाहर ही आ जाएगा। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले ही उसका ये हाल था, तो पता नहीं जब आद्रिका से आमना सामना होगा तब क्या होगा। ये सोच सोच कर उसका बुरा हाल था। फिलहाल जैसे तैसे उसने घंटी बजाई। एक बार बजाने पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर रुककर उसने दोबारा से घंटी बजाई। कुछ देर इंतजार के बाद उसने दोबारा घंटी बजाने को हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक से दरवाजा खुल गया। दरवाजा ऐसे समय पर खुला कि दिग्विजय सर से लेकर पांव तक हिल गया। दरवाजा खोलने वाला एक आदमी था। हे भगवान, उसे देखकर दिग्विजय के पसीने छूट गए। एकदम काला भुसंड आदमी। उसे देखकर लगता था कि काला रंग भी उससे गोरा होगा, और कान वो तो इतने बड़े थे मानो हाथ से झलने वाले पंखे हों। उसके सर के काले काले बाल लटक कर कंधों को छू रहे थे, और गाल पर एक बड़ा काला सा मस्सा उभरा हुआ था जो उसे और ज्यादा डरावना दिखा रहा था। और उस पर सोने पर सुहागा उसकी औसत से ज्यादा लंबाई थी, जिससे वो आदमी दानव सा लग रहा था। क्या हुआ? कौन हो तुम? किससे मिलना है? वो अजीब सा आदमी उसके मुंह के आगे अपना हाथ घुमा घुमा कर पूछ रहा था। तभी दिग्विजय की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके नाखून भी कुछ अलग से थे, और उसके बोलने से उसके दांतों को देखा जो कुछ ज्यादा ही पैने और बड़े थे। दिग्विजय की समझ में नहीं आया कि इस कंडीशन में वो क्या करे, क्योंकि इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो ये सोचकर आया था कि दरवाजा खोलते ही उसका आद्रिका से सामना होगा, परंतु अब ये क्या पल्ले पड़ गया। दिग्विजय के मुंह से तो शब्द ही नहीं फूट रहे थे। एक तो स्वभाव से संकोची, और ऊपर से सामना भी इस प्राणी से हुआ। दिग्विजय बोलने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि अंदर से आद्रिका की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है डियर, और तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? ये कहते कहते आद्रिका बाहर आ गई, और उसकी नजर जैसे ही दिग्विजय पर पड़ी वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि शायद उसके लिए भी ये अनएक्सेप्टेड सी बात थी। अरे आप यहाँ कैसे? उसने एकदम से पूछा, तो उस काले आदमी ने आद्रिका को घूर कर देखा। जी बताइए। आद्रिका को घूरने के बाद उसने दिग्विजय की तरफ मुंह करके पूछा। उसकी आवाज सुनकर दिग्विजय हैरान रह गया। उस विशालकाय दानव से दिखने वाले जीव के मुंह से एकदम बकरी जैसी मिमियाती हुई आवाज निकली, और दिग्विजय उसके मुंह में भी शब्दों का अकाल सा ही पड़ गया था। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उसे जल्द ही इस परेशानी से छुटकारा मिल गया, क्योंकि आद्रिका बोल पड़ी। डियर, ये हमारे साथ वाले बंगले में रहते हैं। वो कल इनके यहाँ मेरा ब्रेसलेट छूट गया था, वही वापस करने आए हैं। आद्रिका के मुंह से ये शब्द सुनकर दिग्विजय हैरान रह गया कि आद्रिका को कैसे पता मैं यहाँ ब्रेसलेट वापस करने आया हूँ। मैं अभी आता हूँ। अचानक से वो आदमी गेट से बाहर निकलकर कहीं चला गया। अब दिग्विजय और आद्रिका आमने सामने थे। आद्रिका ने चटक रेड कलर का घुटनों से ऊपर तक का शॉर्ट गाउन पहन रखा था। गाउन तो बस नाम का था, वो एकदम पारदर्शी था। उसमें उसके अंतर्वस्त्र साफ दिखाई दे रहे थे, और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक होठों पर पुती पड़ी थी,
काले रेशमी बाल खुले हुए लहरा रहे थे। इससे उसका गोरा रंग और शाइन मार रहा था। कम शब्दों में कहा जाए तो वो गजब ढा रही थी। और साथ में लाल रंग के ऊंची हील के सैंडल उसे हॉट लुक दे रहे थे। दिग्विजय ने आगे बढ़कर कहा, जी ये आपका ब्रेसलेट मुझे बगीचे में पड़ा मिला। कहते हुए दिग्विजय ने ब्रेसलेट आगे बढ़ाया। आद्रिका ने ब्रेसलेट पकड़ने की बजाय उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए अदा से बोली, अरे ये तो मैं ले ही लूंगी, पहले आप अंदर तो आइए। आद्रिका उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले गई और ले जाकर एक बार चेयर पर बैठा दिया। वहां हॉल में छोटा सा पर बहुत खूबसूरत बार बना हुआ था। दिग्विजय की नजरें उस लड़की आद्रिका पर से हट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आज दिन वाली आद्रिका इस आद्रिका से बहुत अलग थी। हाँ, दो चीजें थी जो एक सी थी। वो था उसके चेहरे का भोलापन और आंखों का खालीपन। इस समय आद्रिका का व्यवहार दिग्विजय को बहुत विचलित कर रहा था। उसका व्यवहार अजीब सा था, मानो वो जबरदस्ती उससे फ्रैंक होने का प्रयास कर रही हो। इतना तो उसे जानता भी नहीं था जितनी आत्मीयता के साथ उसने उसे अंदर खींचा था। और इतना क्या, वो तो अभी पूर्णतः अजनबी ही था। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं एक अजनबी से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हूँ। आद्रिका ने 2 ड्रिंक्स के गिलास तैयार करके उसकी ओर बढ़ाए और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली। दिग्विजय समझ नहीं पा रहा था कि उसने एकदम उसके मन में चल रही बात कैसे कह दी। आप परेशान मत होइए, मैं तो बस एक जनरल सी बात कर रही थी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा ही सोचेगा। आद्रिका ने कहा तो दिग्विजय ने अपने दिमाग को झटका दिया और मन ही मन सोचा कि ठीक ही तो कह रही है। लीजिए प्लीज। आद्रिका ने गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए आग्रह किया। जी मैं पीता नहीं हूँ, दिग्विजय ने कहा तो वो बोली, ये शराब नहीं है, प्लीज टेस्ट तो कीजिए। ये घर में तैयार किया गया सॉफ्ट ड्रिंक है। दिग्विजय ने हाथ आगे बढ़ाकर गिलास ले लिया। उसने गिलास मुंह से लगाया ही था कि उसे उसमें कुछ अजीब तरह की गंध महसूस हुई। फिर भी उसने शिष्टाचारवश कुछ घूंट किसी तरह हलक के नीचे उतारे और गिलास सामने टेबल पर रख दिया। तभी अचानक से आद्रिका आकर उसके पीछे खड़ी हो गई और इससे पहले वो कुछ समझ पाता या फिर कह पाता, आद्रिका अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर उसकी गर्दन के पास लगभग पूरी की पूरी झुक गई। इससे पहले दिग्विजय कुछ समझ पाता। आद्रिका के दोनों साइड के दांत कुछ ज्यादा ही नोकीले और लंबे दिखने लगे। वो उसने दिग्विजय की गर्दन में गड़ा दिए। इस अचानक से वार के लिए दिग्विजय बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अभी वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक से उसे झटका सा लगा, मानो उसे कुछ होश आया हो। उसने देखा आद्रिका उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी उसे पुकार रही है। आपको क्या हो गया? ये आप क्या कर रहे हैं? दिग्विजय के दोनों हाथ अपने गले पर थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को अपनी गर्दन पर से खींचकर हटाना चाह रहा हो। दिग्विजय ने चौंक कर आद्रिका को देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना अजीब सा वहम मुझे कैसे हो गया। दिग्विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि इस बारे में किससे पूछे, क्योंकि यहाँ तो उसके और आद्रिका के सिवा कोई भी नहीं था। हे भगवान, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता जा रहा है। ऐसा करता हूँ, घर जाकर आराम करता हूँ, पहले ये ब्रेसलेट वापस करूँ जो वापस करने में यहाँ आया था। दिग्विजय ने ये सोचते हुए अपने दिमाग को झटका दिया और फिर अपनी पैंट की जेब में से हाथ डालकर ब्रेसलेट निकाल लिया, जो कि आधा जेब से बाहर लटका हुआ था। और जैसे ही वो आद्रिका की ओर ब्रेसलेट बढ़ाता है, उसे अचानक से एक झटका जैसा लगता है। ये क्या? आश्चर्य से उसकी आंखें फैल जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दिग्विजय अपने चारों ओर नजर घुमाता है। सब कुछ यथावत था। दिग्विजय अपने बंगले में आईने के आगे खड़ा हुआ था और आद्रिका का ब्रेसलेट उसके हाथ में था। दिग्विजय के दिमाग में उलझन होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से आद्रिका के घर से यहाँ अपने बंगले में कैसे आ गया। उसने फौरन भागकर बाहर का दरवाजा चेक किया। दरवाजा अंदर से बंद था, यहाँ तक कि दरवाजे की चटकानी भी चढ़ी हुई थी। इसका मतलब तो ये था कि वो अपने बंगले से बाहर गया ही नहीं था। फिर वो सब क्या था? आद्रिका के घर जाना, उस विशालकाय दानव से आमना सामना होना और फिर आद्रिका का उसे घर के अंदर लेकर जाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बनाना और फिर वहां भी जो उसे वहम सा हुआ था कि आद्रिका ने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाए हैं और पहले उस सपने से बाहर आना और अब
वो तो अभी भी वहीं आईने के सामने ही खड़ा था। उसके घर के बंद दरवाजे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कहीं गया ही नहीं, लेकिन इतना सब कुछ उसकी कल्पना कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि हो सकता है वो अपनी कहानी का ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, शायद इसीलिए उसके दिमाग में ये भ्रम हो रहे हैं। उसका मन करा कि अभी रुद्र को फोन करके अपनी परेशानी बताए, पर उसके लिए फोन को ऑन करना पड़ता और फोन ऑन करते ही बहुत से बेकार के फोन कॉल आकर उसका रहा सहा दिमाग भी डिस्टर्ब कर देते। नहीं, इन बेकार की बातों को तूल देने की बजाय मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, दिग्विजय ने मन ही मन सोचा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से उसे अपना लेखन कार्य खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। पर यह ब्रेसलेट इसे भी तो वापस करना है। कल देखने का सोचकर उसने बेडरूम का रुख किया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। कपड़े बदलकर वो अपने बेड पर लेट तो गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े इधर उधर करवटें बदलता रहा और साथ साथ सामने वाले बंगले में उसके साथ घटी घटना उसके दिमाग में बार बार किसी फिल्म के सीन की तरह रिप्ले होती रही। आंखें नींद से बोझल हो रही थी, पर दिमाग सोने को तैयार ही नहीं था। उसकी समझ से ये बात पूर्णतः बाहर थी कि जो भी उसके साथ हुआ था वो सिर्फ एक सपना था या फिर उसकी कल्पना मात्र थी। अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई चीज जोर से गिरी हो। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। उसने लाइट ऑन करके इधर उधर नजर घुमाई, पर कुछ भी नजर नहीं आया। शायद किचन में बिल्ली घुस गई होगी। अब सुबह उठकर देखूंगा। उसको अब थकावट का अनुभव हो रहा था और साथ ही वो कमजोरी भी महसूस कर रहा था। पता नहीं आज मुझे ये कैसे कैसे एहसास हो रहे हैं। ये सोचते हुए उसने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली। यूं ही आंख मिचोली में किसी तरह रात निकल गई। सुबह उठकर जब बाहर बगीचे में गया तो उसने पास वाले बंगले की ओर घबराते हुए नजर उठाकर देखा, क्योंकि कल का खौफ उसके दिमाग पर अभी भी हावी था। बंगले पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना ही देखा हो, क्योंकि इस बंगले को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ अजीब सा हो सकता है। दिग्विजय ने मन ही मन सोचा और फिर किचन में अपने लिए चाय बनाने चल दिया। उसने किचन में कदम रखते ही देखा कि सामने की खिड़की के किवाड़ चौपट खुले पड़े हैं। वो हमेशा सभी खिड़कियां दरवाजे बंद ही रखता था। फिर भी उसने अपने मन को समझाया, हो सकता है चटकनी संभाल के लगने से रह गई हो, जिससे बिल्ली दरवाजे पर थोड़ा जोर लगाकर उसे खोलकर अंदर बढ़ गई हो। और रात को जो आवाज मैंने सुनी थी वो इसी खिड़की के खुलने की थी। सुबह के 9 बजने को आए थे, पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। कई बार लैपटॉप उठाकर लिखने बैठा, फिर भी कुछ सूझा ही नहीं, तो लैपटॉप उठाकर वापस रख दिया। हो सकता है आद्रिका खुद ही अपना ब्रेसलेट लेने आ जाए। बस वही एक बात दिग्विजय के मन में लगातार चल रही थी। रुद्र खुद आ जाएगा ये सोचकर उसने उसे फोन नहीं किया, लेकिन ब्रेसलेट का मैटर अभी ज्यों का त्यों था। उसने सोचा था कि अगर रुद्र आ ही गया तब उसके साथ ही जाकर आद्रिका को उसका ब्रेसलेट दे आएगा। अब भी कुछ तो ऐसा था जो उसे आद्रिका की तरफ खींच रहा था। एक पैसे का भी काम नहीं हुआ और पूरे दिन दिमाग परेशान रहा। सो अलग शाम गहराने लगी थी। वो बाहर बगीचे में आकर झूले पर बैठकर ढलती शाम का आनंद लेने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि हमारे जीवन और दिन में बहुत समानताएं होती हैं। उगता हुआ सूरज के साथ सुबह का होना एक छोटे नवजात शिशु के समान होता है। सुबह और शिशु में एक समान ही जोश, उमंग और उत्साह होता है। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है उसी तरह इंसान की उम्र बढ़ती जाती है। वो बच्चे से जवान और फिर बूढ़ा होता है और दिन की ये शाम जिंदगी में बुढ़ापे को इंगित करती है। जिस तरह शाम के बाद रात होती है और दिन खत्म हो जाता है, उसी प्रकार बुढ़ापे के बाद जिंदगी की रात होती है और जीवन खत्म हो जाता है। अचानक से दिग्विजय को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जीवन की शाम हो जाए और वो यूं ही तन्हा रह जाए। वो सोचने लगा कि क्या पता आद्रिका ही वो लड़की हो जो उसके लिए बनी हो। कुछ भी संभव था, क्योंकि अक्सर ऐसा तो कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, यहाँ धरती पर आकर तो बस उन्हें मिलना होता है। लेकिन एक बार की मुलाकात के बाद से ही आद्रिका के साथ जिस तरह का अनुभव वो महसूस कर रहा था
उसमें उसकी तरफ से आकर्षण को छोड़कर सब कुछ बहुत डरावना सा था। कल एक रात का वाकया उसे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो सदियां जी आया हो, और कोई होता तो शायद वो उस घटना के बाद आद्रिका का ख्याल भी दिल से निकाल देता। परंतु दिग्विजय के दिलो दिमाग पर अब भी आद्रिका ही छाई हुई थी। कुछ देर में अपने ही ख्यालों से ऊबकर दिग्विजय उठकर चल दिया। जाते जाते एक सरसरी सी नजर उसने उस बंगले पर डाली। आज तो उस बंगले में बिल्कुल भी आहट नहीं थी। उन आदमी औरत की लड़ाई पर भी अभी ब्रेक लगा हुआ था। तभी वो एकदम से चौंक गया। बंगले की खिड़की पर उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई वहां बंद शीशे के पीछे से उसे देख रहा हो, और जब उसने देखा तो एकदम से ओट में हो गया हो। हे भगवान, मुझे भी ना जाने कैसे कैसे वहम होते रहते हैं। अपने ख्यालों को वहीं झटक कर वो अंदर आ गया। आज तो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए यूं ही सोच विचार में बीत गया। हेलिना क्या बना कर गई है, ये देखने के लिए दिग्विजय रसोई की ओर बढ़ गया। अधिकतर हेलिना को खाने में क्या बनाना है वो उसकी पर्ची लिखकर किचन में गैस के चूल्हे के पास रख दिया करता था, क्योंकि लिखते समय किसी भी प्रकार का विघन उसे पसंद नहीं था। परंतु आज तो वो पर्चा लिखना भूल गया था, तो हेलिना खुद ही अपने मन से कुछ बनाकर चली गई होगी, क्योंकि हेलिना को सख्त हिदायत थी कि जब वो कुछ सोच रहा हो या लिख रहा हो तो उसे डिस्टर्ब ना करे। और आज तो सोच उसके दिलो दिमाग पर पक्का वाला कब्जा करके बैठ गई थी। अब उस बेचारी को क्या पता था कि वो अपने लेखन के विषय में नहीं सोच रहा था। वो तो कुछ ऐसे ख्यालों में उलझा था जिसका कोई मतलब था भी या नहीं। वो तो इससे भी अनजान था। किचन में आकर उसने देखा तो हेलिना ने भरवा पलवल बनाए थे, साथ में बूंदी का रायता और सलाद भी बनाकर रख गई थी। विचारों की उधेड़-बुन के साथ वो प्लेट में सब्जी और रोटियां रखकर बाहर हॉल में आकर टेबल पर बैठकर चुपचाप खाने लगा। उसने किसी तरह से सिर्फ पेट भरने के लिए नाम मात्र का खाना खाकर प्लेट सरका दी और बेसिन पर हाथ धोकर फिर आईने के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि आईने के आगे पड़ी टेबल पर आद्रिका का वो ब्रेसलेट अभी भी चमक रहा था। ना जाने किस अनजानी भावना से वशीभूत होकर उसने वो ब्रेसलेट उठा लिया। ब्रेसलेट के हीरो की चमक से उसकी आंखें चुंधियाने लगी। पता नहीं क्या हुआ, उसने घबरा कर एकदम से आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर सामने की तरफ से ही किसी का स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने ठीक उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों कंधे पर रख दिए हों। सामने वाला व्यक्ति उसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें अब दिग्विजय की सांसों से टकरा रही थी, और तभी दिग्विजय के नथुनों से एक जानी पहचानी खुशबू टकराई। दिग्विजय के शरीर में एक अजीब सी मीठी मीठी सिहरन होने लगी, और दिग्विजय ने अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर सामने वाले को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में जकड़ लिया। उसे खुद से इस तरह चिपटा लिया कि उन दोनों के बीच एक सुई तक निकलने की जगह न बची थी। अब अपने होठों से वो उसे छूने ही वाला था कि उसे अपनी गर्दन पर इतनी तेज चुभन महसूस हुई कि उसकी सिसकारी निकल गई और आंखें खुल गई। पर ये क्या, आंख खुलते ही वहां तो कुछ भी नहीं था। सामने आईने में उसका अक्स दिख रहा था। उसकी कलाई में हीरे का ब्रेसलेट लिपटा हुआ था, जो शायद उसने बेख्याली में लपेट लिया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे अभी कुछ ही क्षण पहले जो एहसास हुआ था वो क्या था। कोई उसके इतना करीब था कि उसकी सांसों की खुशबू अब भी दिग्विजय की सांसों को महका रही थी। ये वहम तो कदापि नहीं था। अगर ये वहम नहीं था, सपना भी नहीं था, और असलियत होने का भी कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये आखिर क्या था? उसकी समझ बिल्कुल ही जवाब दे चुकी थी, क्योंकि बंद कमरे में उसके इतना करीब कोई कैसे आ सकता है, और आ भी जाए तो उसकी बाहों में आकर एकदम इतना करीब आकर अचानक से कैसे और कहां गायब हो सकता है। इन सवालों से दिग्विजय का दिमाग बुरी तरह से भन्ना गया और वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ बहता हुआ सा लगा और साथ में चुभन भी महसूस हुई। उसने अपनी 2 उंगलियों से गर्दन के उस हिस्से को छुआ जहां यह एहसास हो रहा था। उसकी उंगली पर खून लगा हुआ था। उसने थोड़ा सा शीशे के आगे मुंह घुमाकर देखा तो उसे 2 छेद से दिखे और वो खून भी उसी में से रिस रहा था। लगता है किसी कीड़े ने काट लिया है। दिग्विजय ने डेटोल लगाकर कॉटन से उस जगह को साफ किया। रात काफी गहरा चुकी थी। वो जैसे ही बेडरूम में जाने के लिए खड़ा हुआ कि उसे इतनी तेज झटका लगा और ऐसा महसूस हुआ
जैसे कि पूरी दुनिया अपनी धुरी पर तेजी से घूम गई हो और वो वहीं गिर गया। इतना तेज चक्कर उसे पहले कभी नहीं आया था। पास में ही पड़ी सेंटर टेबल का सहारा ना लिया होता तो उसका सर जाकर सीधा जमीन पर ही टकराता। फिलहाल उसने धीरे धीरे मेज के सहारे से अपना सर जमीन पर रखा और वहीं कालीन पर चित लेट गया। ना जाने कितनी देर तक वो सुध-बुध खोए वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर में जब उसे थोड़ा थोड़ा सा होश आया तो खिसक खिसक कर उसने किसी तरह मेज पर रखा पानी का जग उठाया और जग से ही अपने मुंह में पूरा का पूरा पानी उड़ेल लिया। आखिर मुझे ये कैसी कमजोरी आ गई? ये तो मेरे लिए एकदम नई बात है, किससे पूछूं? दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। दिग्विजय ने घड़ी पर निगाह मारी तो देखा रात के 12 बज चुके थे। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, पर इस समय माँ से बात करना ठीक नहीं था। इससे वो बेवजह ही परेशान हो सकती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो अपनी नई कहानी पर काम कर रहा है और उसकी पुरानी आदत थी जब वो अपनी किसी कहानी को नए सिरे से सोचता है और फिर उसे लिखना शुरू करता है तो उसे एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो महीनों तक अंडरग्राउंड हो जाता है। उतने समय तक वो अपनी कहानी में ही जीता है। शायद यही वजह है कि आज वो एक सफल स्क्रिप्ट राइटर है और ये समर्पण की भावना उसे अपने बाबा से विरासत में मिली थी। वो हमेशा कहते थे कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही पैतृक गुण ही तो उसकी प्रेरणा थे। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन ऑन करके माँ से बात करूंगा। दिग्विजय यही सोचते हुए नींद के आगोश में चला गया। शायद कमजोरी के कारण उसका शरीर और दिमाग दोनों शिथिल पड़ रहे थे। उसकी आंख डोरबेल की आवाज से खुली। घड़ी देखी तो सुबह के 8 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? दिग्विजय ने बेड के पास रखी स्लीपर पैल में डाली और दरवाजा खोलने चल दिया। कमजोरी अभी ठीक नहीं हुई थी। कभी दीवार तो कभी फर्नीचर का सहारा लेकर किसी तरह गिरते पड़ते उसने दरवाजे तक का सफर तय किया। दरवाजा खोलते ही उसका तो अपनी आंखों पर से यकीन ही उठ गया। सामने माँ और दीवा खड़े थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसके कानों में दीवा की शरारती आवाज पड़ी। क्या भैया, आप हमें पहचान ही नहीं पा रहे हैं? ये माँ है और मैं हूँ आपकी छोटी लाडली बहन दीवा। दीवा की बात सुनकर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वो बात उसने मजाक में कही थी, परंतु इस समय वो दिग्विजय के व्यवहार से मेल खा रही थी। दिग्विजय ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और उनके गले से लग गया। माँ के गले लगकर उसे बहुत सुकून मिला। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह खुद नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। तभी तो कल रात ही उसने माँ को शिद्दत से याद किया और आज उसकी आंख खुलने से पहले ही माँ इतनी दूर से यहाँ पहुंच गई। अपने बच्चों के दिल की बात दूर बैठकर भी सुन सके, ये शक्ति भगवान ने माँ को ही दी है। अब क्या यही दरवाजे पर ही खड़ा रखेगा या फिर अंदर भी लेकर चलेगा? माँ ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। उसने एक तरफ हटकर माँ और दीवा को अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आते ही दीवा उससे रूठने के अंदाज में बोली, क्यों भैया, ऐसा आप कौन सा जरूरी काम में व्यस्त थे कि मेरा जन्मदिन भी भूल गए? ओ, 2 जुलाई, परसों तो दीवा का जन्मदिन था, ये मैं कैसे भूल गया? दिग्विजय अपने माथे पर उंगलियों की थाप मारता हुआ अफसोस से बोला। हाँ भैया, तभी तो माँ ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप मेरा जन्मदिन भूल जाओ। कितना भी जरूरी काम हो, आप मुझे बधाई अवश्य ही देते हो। माँ को लगा कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं है, इसलिए हमने आपके फ्रेंड को फोन किया और पता पूछकर सीधे चले आए। हाँ बेटा, मुझे तेरा ये फोन बंद करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर तुझसे फोन पर बात ही हो जाती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। वो तो भला हो तेरे दोस्त का जिससे हमें तेरी खबर मिल गई। अब बस तुझसे मिल लिए और तुझे सही सलामत अपनी आंखों से देख लिया। अब हम चले जाएंगे, तुझे काम में जरा भी परेशान नहीं करेंगे। माँ ने कहा तो दिग्विजय मचल गया और माँ की गोद में सर रखकर वहीं उनके पैरों के पास बैठ गया और छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ आकर यहाँ रहो, पर तुम हमेशा मकान का बहाना बनाकर मना करती रही। अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ भैया, मेरा भी बहुत मन है यहीं रुकने का। कितना बड़ा शहर है और कितना सुंदर है, सारे फिल्मी सितारे भी तो यहीं रहते हैं। दीवा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चुप कर,
तुझे तो बस बहाना चाहिए घूमने फिरने का। मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकने वाली और तुझे भी मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। दीवू दीवू। दिवा को मीठी झिड़की देने के बाद माँ दीवू दीवू करते हुए दिग्विजय के बालों में उंगली फिराकर उसे पुकारने लगी, पर दिग्विजय ने उनकी गोद में रखे अपने सर को जरा भी नहीं हिलाया। वो इस समय माँ की गोद में खुद को बहुत आराम और सुरक्षा में महसूस कर रहा था। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की गोद उसे हमेशा सुरक्षा कवच ही लगती है। दीवा, तू सामान एक तरफ रख और सबके लिए चाय बना कर ला। जी माँ, पर किचन किधर है? दीवा ने इधर उधर नजरें घुमाई तो दिग्विजय ने उंगली के इशारे से बता दिया, माँ भैया माँ जल्दी आओ। किचन में से दीवा के चिल्लाने की आवाज आई। शेष अगले भाग में। किचन में दीवा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे चिल्ला उठी, और दिग्विजय के साथ ये सब क्या घट रहा था, देखना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे तेरी जरूरत है का अगला भाग।